अपाकिस्तानी लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? इस समय कुंदन धीरे धीरे यशवंत को घेरे हुए गुंडों के पास पहुंच गया था। वह मुस्कुराया और दहाड़ा, मेरे रास्ते से हट जाओ तुम सब, अगर नहीं हटे तो मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। कुंदन के विशाल शरीर को देखकर उसके गुर्गे इतने डर गए कि वे कांपने लगे और मुश्किल से अपने चाकू पकड़ पा रहे थे। सब लोग हटो मत, हम उसे बॉस को मारने नहीं दे सकते, इंचार्ज गुंडों में से एक चिल्लाया। जी हां, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। हम अपनी जान देकर बॉस यशवंत की रक्षा करने की कसम खाते हैं। ये गुंडे यशवंत के प्रति काफी वफादार थे और भले ही वे डरे हुए थे, उन्होंने जरा भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। चूंकि तुम हटोगे नहीं तो मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा। कुंदन की आंखों में एक खूंखार चमक कौंधी और फिर वह सीधे अपने दुश्मनों की ओर दौड़ पड़ा। उसे मार डालो, गुंडे चिल्लाते हुए कुंदन की ओर दौड़े। हा, बहुत बढ़िया। कुंदन जोर से हंसा और फिर भीड़ में घुस गया। भीड़ के अंदर घुसते ही कुंदन एक बुलडोजर की तरह अपने दुश्मनों को तब तक धक्का मुक्की करता और घूंसे मारता रहा जब तक कि वे पूरी तरह से निहत्थे नहीं हो गए। अबैंग बैंग बैंग बैंग, धीमी धीमी गड़गड़ाहट की एक सीरीज गूंज उठी। कुछ ही पलों में नाग सोसाइटी के बड़ी संख्या में गुंडे दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। हालांकि जैसे ही कुंदन यशवंत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी बाहर से एक काली परछाई अंदर आ गई। वह काली परछाई अविश्वसनीय रूप से तेज थी और पलक झपकते ही वह कुंदन की पीठ तक पहुंच गई थी। अवूश, ठंडी रोशनी की एक चमक, एक तीखी सीटी की आवाज गूंज उठी। सावधान रहो कुंदन, किसी को अचानक अंदर आते देख वंश ने झट से चिल्लाया। हालांकि कुंदन को पहले ही आने वाले खतरे का एहसास हो गया था। जैसे ही ठंडी रोशनी पास आई, उसने झट से 2 कदम बगल में बढ़ा लिए और इस तरह हमले से बच गया। उसी पल वह तीखी ठंडी चमक पहले ही गायब हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन में यवन्य मीटर लंबी खाई खुल गई। इसके बगल में रखा सोफा 2 हिस्सों में टूट गया था। इसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से थी। इसी पल वंश और उसके साथियों को भी आने वाले की शक्ल साफ दिखाई दी। अचानक काले अफठानी सूट पहने एक पाकिस्तानी टर यशवंत के सामने प्रकट हुआ। उसके बाल छोटे थे, वह लगभग 40 साल का लग रहा था और उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। उससे एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। इस पाकिस्तानी फाइटर को देखकर वंश और बाकी तीनों ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। यह आदमी मास्टर है और पहले के उन 3 दिग्गजों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इमरान भाई, तुम आखिरकार आ ही गए। जब यशवंत ने देखा कि आने वाला व्यक्ति इमरान अलीन है, तो उसके दिल में उम्मीद जाग उठी। मिस्टर यशवंत, घबराइए मत, हम आपको सुरक्षित रूप से यहां से बाहर निकाल देंगे। इमरान अली ने हिंदी में जवाब दिया, फिर मुड़कर वंश और उसके 4 साथियों के ग्रुप पर एक नजर डाली। आखिरकार उसकी नजर वंश पर पड़ी। इंडियन बदमाश, मेरे छोटे भाइयों एरोफ और अंबिलाल की हत्या तुमने ही की थी। इमरान अली ने वंश को घूरते हुए पूछा। यह सुनकर वंश को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हे, तो तुम सब मिले हुए हो। वंश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे दोनों निकम्मे छोटे भाइयों को मार डाला। क्या आपका नॉर्दर्न ब्लेड स्कूल एंड पाकिस्तान का नंबर 1 तलवारबाजी स्कूल नहीं माना जाता? लेकिन मेरी राय में यह उतना महान नहीं लगता। कमीने, इमरान अली ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें हमारे नॉर्दर्न ब्लेड स्कूल का अपमान करने की परमिशन नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा अपमान किया? वंश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कुंदन, अजय चौधरी, अर्पित, मैं इस आदमी को संभाल लूंगा, बाकी सब तुम लोग देख लो। जी हाँ वंश भाई, अजय चौधरी और बाकी दोनों ने सिर हिलाया और जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, तभी कदमों की अफरा तफरी की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वंश और उसके 3 साथियों ने अपना सिर घुमाया, उन्होंने देखा कि एक और अधेड़ उम्र का पाकिस्तानी फाइटर, जिसने ग्रे पठानी सूट पहना हुआ था, काले मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहने हुए N20 से अधिक फाइटर्स का नेतृत्व करते हुए प्राइवेट रूम में घुस रहा था। डॉ अहमद, तुम भी यहाँ हो? यह तो बहुत बढ़िया है। डॉ अहमद खान को आते देख यशवंत बहुत खुश हुआ। मिस्टर यशवंत, जब तक हम यहाँ हैं, ये कुछ इंडियन लोग आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डॉ अहमद एक तलवार लेकर आए और यशवंत के बगल में प्रोटेक्टिव पोज में खड़े हो गए। इतने सारे पाकिस्तानी फाइटर्स को अचानक प्रकट होते देख वंश ने भौहें चढ़ा ली। अगर सिर्फ इमरान अली ही होता तो वह लड़ाई जल्दी खत्म कर सकता था। हालांकि N20 से अधिक दुश्मन देश के योद्धाओं के आने के साथ तुरंत जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। अधत तेरी की, अगर अन्विता और नीरा ठीक हैं तो मैं बिना किसी झिझक के लड़ सकता हूं। लेकिन अब
उसे अन्विता और नीरा को जल्द से जल्द यहां से हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराना होगा, वरना उनके द्वारा की गई हर मिनट की देरी उन्हें और अधिक खतरे में डाल देगी। वंश दुविधा में फंस गया था। तभी इमरान अली चिल्लाया, ओरिजिनल प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। जी। दुश्मन देश के सभी योद्धाओं ने जोर से जवाब दिया। फिर लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी फाइटर्स ने वंश और उसके ग्रुप को घेर लिया, अपनी तलवारें उठाईं और हमला कर दिया। जल्द ही वंश और उसके 3 साथी लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी फाइटर्स के साथ लड़ाई में जुट गए। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए इमरान अली, डॉ अहमद और 1 दर्जन अन्य फाइटर्स यशवंत के साथ प्राइवेट रूम से भाग निकले। यशवंत को भागने की कोशिश करते देख वंश गुस्से से आग बबूला हो गया और तुरंत ऑर्डर दिया, धिक्कार है कुंदन, अजय चौधरी, अर्पित, तुम सब यशवंत के पीछे जाओ, यह काम मुझ पर छोड़ दो। जी हां वंश भाई, कुंदन और उसके 2 साथियों ने सिर हिलाया और लड़ाई में देर किए बिना उन्होंने लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी फाइटर्स के बीच से रास्ता बनाते हुए 3 को मार गिराया और फिर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वंश ने अनुमान लगाया था कि बचे हुए पाकिस्तानी फाइटर्स उससे लड़ेंगे। उन्हें हैरानी हुई जब बचे हुए फाइटर्स मुड़कर उनके पीछे भागने लगे। धिक्कार है, भागो मत। वंश दहाड़ा, मुट्ठियां भींची और आगे की ओर दौड़ पड़ा। मरो। आवाज धीमी पड़ गई। वंश ने अपनी मुट्ठियां घुमाई और सीधे दोनों पाकिस्तानी फाइटर्स की पीठ पर घूंसा मारा। अबैंग बैंग, बिजली की 2 धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। दुश्मन देश के दोनों योद्धाओं के दिल चकनाचूर हो गए और वे खून की उल्टी करते हुए सीधे नीचे गिर पड़े। हालांकि दुश्मन देश के अन्य योद्धाओं ने उन दोनों की मौत पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी ओर देखे बिना ही चले गए। आहा, ये पाकिस्तानी फाइटर्स सचमुच बेरहम हैं। वंश ने उनका पीछा करना बंद कर दिया। आखिरकार टाइम बहुत कीमती था और उसे अन्विता और नीरा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना था। इसलिए वंश पीछे मुड़ा, एक हाथ से अन्विता और दूसरे हाथ से नीरा को उठाया और जल्दी से प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर क्लब के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि जब वंश क्लब के गेट पर पहुंचा तो उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। नाग सोसाइटी के कई 100 मेंबर्स गेट को ब्लॉक किए हुए थे। एक विशाल काली भीड़, उनके हाथों में बड़ी छुरियां और स्टील के पाइप थे। उनके ब्लेड ठंडेपन से चमक रहे थे और एक जानलेवा आभा बिखेर रहे थे। वंश की दुबली पतली आकृति ने लैंप की रोशनी में एक लंबी परछाई बनाई जब उसने ऊपर देखा और आगे की ओर नजर डाली। इसमें कोई शक नहीं कि यह ऑर्डर यशवंत ने ही दिया होगा। उसका मकसद था कि ये गुंडे उसे रोक लें ताकि अगर वे उसे मार न भी सकें तो भी वे बुरी तरह घायल अन्विता को थका सकें। अब वह आदमी सचमुच बहुत चालाक है। वंश के चेहरे पर एक ठंडा भाव था और उसकी आंखों में भरा कातिलाना गुस्सा इतना असली था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे किसी शैतान का साया हो। मर्डर करने के डरावने इरादे ने बदमाशों को डरा दिया, जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे थोड़ा कांपने लगे। हालांकि वे इस वजह से पीछे नहीं हटे क्योंकि यशवंत ने उन्हें मौत का फरमान सुनाया था। उन्हें अन्विता को मारना ही था। इसी पल गुंडों के सरदार ने कहा, बॉस वंश, हमारा आपके खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है, बशर्ते आप चेयरमैन अन्विता को हमारे हवाले कर दे। हम आपको जाने देंगे। अगर मैं न करूं तो क्या होगा? वंश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर बॉस वंश उस औरत को सौंपने को तैयार नहीं है तो हमें बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना, लीडर ने धमकी दी। हे, लगता है तुम अपनी जान जोखिम में डालने का प्लान बना रहे हो, वंश ने ताना मारते हुए जवाब में पूछा। गुंडों के सरदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बॉस वंश, हम जानते हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं, हालांकि यहां 400 से अधिक लोग हैं। आपके लिए चेयरमैन अन्विता को सुरक्षित रूप से यहां से ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है। सच में, आप खुद ही कोशिश करके देख लीजिए, वंश ने बेरुखी से कुछ कहा। फिर धीरे से अन्विता और नीरा को नीचे उतारा और दोनों महिलाओं को दरवाजे से टेक लगाकर लिटा दिया। फिर वंश सीधा खड़ा हुआ और एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसने पहले इन लोगों का काम तमाम करने और फिर अन्विता और नीरा के साथ वहां से निकलने का प्लान बनाया था। हमला करो, उसे मार गिराओ, गुंडों के सरदार ने अपना हाथ हिलाया। लगभग 20 गुंडे, जिनके मुंह पर एक खौफनाक मुस्कान थी, ने तुरंत अपने हाथों में मौजूद स्टील के पाइप उठाए और वंश की ओर दौड़ पड़े। मुंबई में मौसम ठंडा हो गया था और स्टील का पाइप ठंडी हवा में एक तेज सरसराहट की आवाज करते हुए सीधे वंश के सिर पर आ गिरा। एक ठंडी चमक कौंधी और लाठी की परछाई डरावनी थी। स्टील के पाइप चारों दिशाओं से वंश पर बरस पड़े। वंश की आंखें चाकू की तरह शांत थीं, वह सीधे आगे देख रहा था।
जब सबसे नजदीकी स्टील का पाइप उसके सिर से केवल एक मुट्ठी की दूरी पर था तो उसका शरीर हिल गया। उसके पैर बेतरतीब ढंग से इधर उधर डगमगाए, मानो वह कोई शराबी हो। उसके कदम और शरीर का तालमेल बेहद अजीब लग रहा था, क्योंकि वह एक तरफ हटता, मुड़ता और फिर लड़खड़ता हुआ चल रहा था। अस्विश स्विश स्विश स्विश। हमलों की पहली लहर अचानक अपने टारगेट से चूक गई। जैसे ही उसने हमले को चकमा दिया, वंश की आंखों से बिजली की दो किरणें निकलीं। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और भूत की तरह at2025 असौह गुंडों की ओर दौड़ पड़ा। मरो। एक हल्की सी चीख के साथ वंश ने अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाई, जिससे हवा का एक झोंका एक गुंडे की छाती की ओर उड़ गया। एक ही मुक्के से उसने पहाड़ टूटने और सुनामी के कहर जैसी ताकत दिखा दी। अजय एधमाका। खतरनाक ताकत से भरी एक मुट्ठी की परछाई जोर से नीचे गिरी। उफ। वह बदमाश चीखता हुआ खून थूकते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा और अपने पीछे खड़े कई अन्य बदमाशों को भी गिरा दिया। अवूश उस पल उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक बदमाश स्टील का पाइप पकड़े हुए था और उसे उसके सिर पर मारने ही वाला था। दफा हो। वंश दहाड़ते हुए गुंडे के चेहरे पर एक जोरदार घूमती हुई लात ओ अनो ही मारी। अपफ जैसे ही वह बदमाश घूमकर बाहर की ओर गिरा, उसके मुंह से खून और दांत निकल आए, जिससे कई लोग गिर पड़े। भाड़ में जाओ, मिलकर हमला करो, उसे अपाहिज कर दो। वंश की आक्रामकता देखकर गुंडे दहाड़ उठे और उसे फिर से घेर लिया। वंश के चारों ओर लकड़ी और चाकू की परछाइयां मौत के जाल की तरह फैल गईं। वंश अचानक पीछे की ओर झुका और लगभग उसी समय अपने पैर के अंगूठे के हल्के से झटके से जमीन पर गिरा हुआ स्टील का पाइप वंश के हाथ में आ गया। यहां से दफा हो जाओ। वंश गुस्से से दहाड़ा और अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टील की पाइप को अचानक ऊपर उठा लिया। अबैंग बैंग बैंग बैंग। एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंज उठी। पलक झपकते ही चाकुओं और लाठियों से बुना हुआ मौत का जाल चकनाचूर हो गया। तुरंत ही वंश ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर एक गहरी खाई से निकलते हुए ड्रैगन की तरह हवा में उछल पड़ा। उसकी आंखों में एक तीखी, ठंडी चमक कौंधी और पल भर में उसने अपने सामने खड़े बदमाशों की लाइन पर स्टील का पाइप घुमा दिया। पहले तो हमलों को रोकने के बाद इन बदमाशों के हाथ पहले से ही चोटों से सुन्न हो चुके थे, और अब जब वंश का हमला आ रहा था तो उनके पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं था। अबैंग बैंग बैंग बैंग। धमाकों की एक सीरीज गूंज उठी। वंश ने एक स्टील का पाइप लहराते हुए उसे घुमाया और गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। कुछ लोगों को बाहों में, कुछ को सीने में और कुछ को सिर में चोट लगी। एक चीख पल भर में अंधेरे को चीरती हुई गूंज उठी, मानो वह आसमान को चीर रही हो, और वह लगातार गूंजती रही। पलक झपकते ही लगभग एक दर्जन बदमाश जमीन पर गिर पड़े, कुछ मरे हुए और कुछ घायल। हालांकि जैसे ही वंश का शरीर नीचे गिरा, वह अचानक दूर आसमान में एक सारस की तरह सीधा ऊपर की ओर उड़ गया। उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टील की पाइप को ऊपर उठाया और उसे फिर से हॉरिजॉन्टल घुमाया। अबैंग बैंग बैंग। क्लिक क्लिक क्लिक। हड्डियों के टूटने की आवाजों और दर्द भरी चीखों के बीच लगभग एक दर्जन और गुंडों को जमीन पर गिरा दिया गया। महज कुछ ही सेकंड में पहली लहर में ऊपर की ओर दौड़े लगभग 20 लोग जमीन पर गिर पड़े थे। उनमें से कोई भी दोबारा उठने के लायक नहीं था। बाकी बचे लगभग 100 गुंडे सब सन्न रह गए। एक ही आदमी लड़ाई में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? सब लोग ध्यान से सुनो, एक साथ हमला करो। लीडर ने तुरंत ऑर्डर दिया। मारो, मार डालो। वहां मौजूद सभी गुंडे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। गुंडों के एक बड़े ग्रुप को अपनी ओर दौड़ते देख वंश का चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो गया। एक जोरदार धक्के के साथ उसका शरीर एक विशाल तोप के गोले की तरह भीड़ में जा गिरा। इतने सारे लोगों का सामना करते हुए वंश ने बिना किसी स्ट्रेटेजी के लड़ाई लड़ी। जो भी उसके रास्ते में आया उसने वही किया। अगर इसे एक ही चाल में खत्म किया जा सकता है तो दूसरी चाल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अबैंग बैंग बैंग बैंग। अब वंश ने एक ही समय में दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए मुक्कों, हथेलियों और उड़ती हुई लातों से इन बदमाशों पर वार किया, और उसकी तबाही मचाने वाली शक्ति काफी डरावनी थी। कुछ लोगों की खोपड़ी फूट गई थी, कुछ के दिल रुक गए थे और कुछ की गर्दनें टूट गई थी। यह तरबूज और सब्जियां काटने जैसा था। हर हरकत जानलेवा थी। हालांकि वहां बहुत सारे गुंडे मौजूद थे। एक ग्रुप को हटा दिया जाता और एक बड़ा ग्रुप उनकी जगह ले लेता। अगर वंश अकेला होता तो वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वहां मौजूद सभी को हरा सकता था, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। भले ही उसने अन्विता और नीरा के शरीर पर मौजूद प्रमुख पॉइंट्स को अस्थायी रूप से सील कर दिया था, लेकिन अगर ज्यादा टाइम बीत गया तो यह बहुत खतरनाक साबित होगा।
इसलिए हम अब और देरी नहीं कर सकते। हमें इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इस समय वंश पूरी तरह से पागल हो गया लग रहा था। उसके हाथ ड्रैगन के पंजों जैसे थे। जब भी वह किसी गुंडे का गला तोड़ता तो उसे तोप के गोले की तरह बाहर फेंक देता। कुछ लोग तो लाशों की चपेट में आने से पहले ही घायल हो गए, जिससे उन्हें खून की उल्टी होने लगी। अभी वंश ने अपनी एक्सीलेंट क्लोज कॉम्बैट स्किल से इन बदमाशों को धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये गुंडे भी खून के प्यासे पागलपन में थे। पीछे हटने के बाद वे फिर से चाकू और लाठियां लहराते हुए आगे बढ़े और वंश पर हमला कर दिया। लड़ाई की अफरा तफरी में वंश के कपड़े कई जगहों से फट गए थे और उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे, जिनसे खून बह रहा था। 18 मिनट से भी कम समय बाद क्लब के गेट पर करीब 100 लोग बेहोश हो गए। यह कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वंश का चेहरा और शरीर खून से लाल हो गया था, जिससे वह नरक से निकले किसी बदले की आग में जलते भूत जैसा दिख रहा था। इससे वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर गए। यह तो बहुत खौफनाक है, बहुत डरावना। यह आदमी तो इंसान है ही नहीं। वहां मौजूद सभी गुंडों के मन में यही एक ख्याल था। आखिरकार यह उनकी समझ से बाहर था। कौन अपने खाली हाथों से सैकड़ों लोगों को ढेर कर सकता है? वंश की आंखों में काली और लाल लपटें चमक रही थीं। उसने ठंडे स्वर में वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली, अपनी मुट्ठी छाती पर पटकी और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी जान चाहिए? तो आओ फिर। यह तेज चीख बिजली की कड़क की तरह थी, जिसने गुंडों को इतना चौंका दिया कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उनके शरीर कांपने लगे और वे अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए। गुंडों के सरदार ने वंश को घूरते हुए कहा, भाइयों, उसे तुम्हें डराने मत दो। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वह तो सिर्फ एक ही इंसान है। मुझे नहीं लगता कि वह अकेले ही दुनिया को पलट सकता है। सब लोग ध्यान से सुनो। तुम में से कुछ लोग उससे निपटो और बाकी लोग जाकर अन्विता को मार डालो। हाँ। गुंडों ने जोर जोर से जवाब दिया। फिर अपने जोश से भरकर वे दहाड़ उठे और उनमें से ज्यादातर ने वंश पर जोरदार हमला कर दिया। वंश पीछे नहीं हटा और उसने फिर से भीड़ पर हमला बोल दिया। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। उसे इन लोगों को काबू में करना था और उन्हें अन्विता और नीरा को नुकसान पहुंचाने से रोकना था। हालांकि वहां लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अफरा तफरी के बीच 18 गुंडे वंश को पीछे छोड़ते हुए सीधे अन्विता और नीरा की ओर बढ़ गए। तुम खुद ही मौत को बुला रहे हो। वंश दहाड़ते हुए जमीन पर पड़ी 2 तलवारों को 2 बार लात मारी। अवूश वूश 2 तेज धार वाली ब्लेड मिसाइलों की तरह बाहर निकली। अगले ही पल आहुफ 2 चीखें सुनाई दी। इससे वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वे सभी अचानक मुड़कर देखने लगे। फिर अन्विता और नीरा के पास आए 2 गुंडों के शरीर में 2 चाकू आर पार हो गए। दोनों गुंडे आंखें फाड़कर घूर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उन्होंने कभी सोचा ही न हो कि अचानक कहीं से 2 चाकू प्रकट हो जाएंगे। बूम! ये दोनों गुंडे सीधे जमीन पर गिर पड़े। उनकी मौत हो गई। इस समय वंश बाकी लोगों को रोकने के लिए दौड़ने ही वाला था, लेकिन वहां मौजूद अन्य गुंडे पहले से ही वंश का इरादा भांप चुके थे। उन्होंने वंश को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उसके लिए निकलना नामुमकिन हो गया। वंश को अचानक हमला करने के साथ साथ अन्विता और नीरा की सुरक्षा पर भी नजर रखनी पड़ी, जिससे वह थोड़ा घिर गया। यह देखकर गुंडों के सरदार की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों, हमला जारी रखो। हालांकि इसके बाद जो हुआ, उसने गुंडों के सरदार के चेहरे से घमंड भरी मुस्कान पूरी तरह से मिटा दी। यह महसूस करते हुए कि आमने सामने की लड़ाई की चाल अब काम नहीं करेगी, वंश ने एक तलवार उठा ली। उसने चाकू को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और चिल्लाया, एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक, 1 स्ट्राइक 10 किल्स। एक ठंडी रोशनी चमकी और वो उसके रास्ते में खड़े गुंडों की ओर तेजी से बढ़ी। एहसना अगरमागरम। बिजली की एक ही तेज काटने वाली तलवार के वार से उसने बेमिसाल धार के साथ 1 दर्जन से अधिक गुंडों की गर्दनें चीर दी। लगभग 1 दर्जन गुंडों की गर्दन से खून की फव्वारे छूटने लगे। एक ही पल में लगभग 1 दर्जन गुंडे जमीन पर ढेर हो गए। 1 सेकंड से भी कम समय में उसने 1 दर्जन से अधिक गुंडों को मार गिराया। इस हैरतंगेज मंजर ने वहां मौजूद सभी गुंडों को पूरी तरह से सन्न कर दिया। ये क्या बकवास है? क्या इस बच्चे को तलवार चलाना भी आता है? चीख पुकार मच गई और वहां मौजूद सभी गुंडे घबरा गए। 1 दर्जन से अधिक गुंडों को मार गिराने के बाद भी वंश रुका नहीं, बल्कि उसने हमले जारी रखे। आमतौर पर इन गुंडों से लड़ने के लिए एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यहां बहुत सारे लोग थे
और उसे अपने लोगों की रक्षा करनी थी, इसलिए उसके पास अपने आखिरी दांव का इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक, पॉइंटिंग टू द स्टार्स। वंश तेज गति से आगे बढ़ा और हर बार जब वह किसी गुंडे के पास से गुजरता तो उस गुंडे का दिल छलनी हो जाता। अप अप पप पप पफ। वंश की तलवार के वार बिजली की तरह तेज थे। उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। जैसे जैसे परछाइयां तेज गति से आगे बढ़ीं, वे एक एक करके खून के तालाब में गिरती चली गईं। जब तक वंश अन्विता और नीरा के सामने पहुंचा, तब तक जिस इलाके से वह गुजरा था वहां बड़ी तादाद में गुंडे मारे जा चुके थे। थोड़े ही समय में वंश ने लगभग 200 गुंडों का सफाया कर दिया था। बाकी बचे गुंडे हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि ज्यादा तादाद के दम पर वे वंश को हरा सकते हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि वे गलत थे, बहुत गलत थे। वे अपने सामने मौजूद राक्षस के सामने पूरी तरह से लाचार थे। जो भी आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा, वंश उसे तुरंत मार डालेगा। इस समय वंश ने हाथ में एक बड़ी तलवार लिए हुए बचे हुए गुंडों को ठंडे लहजे में घूरते हुए कहा, अब भी पीछे नहीं हटोगे? क्या तुम सब यहीं मरना चाहते हो? वंश, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम थकोगे नहीं। गुंडों के सरदार ने ठंडे लहजे में वंश को घूरते हुए और अन्विता की ओर देखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आने वाली लड़ाई में तुम चेयरमैन अन्विता की रक्षा कैसे करोगे। अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे मुकाबला करो। वंश की ठंडी आवाज गूंज उठी। उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को जमीन पर फेंक दिया। अक्लिक कंक्रीट का फर्श अचानक टूट गया और तेज धार वाली ब्लेड जमीन में धंस गई और मजबूती से धरती में गड़ गई। चलो भी। वंश ने फिर से दहाड़ मारी। उसकी निगाहें तेज ठंडी रोशनी पर घूमती हुई सीढ़ियों के नीचे मौजूद सभी लोगों पर टिक गईं, जैसे कोई राजा नीचे चींटियों को देख रहा हो। वंश की आवाज ने सबके कानों को भेद दिया। इस समय वंश के उन शब्दों को कहने के पक्के इरादे पर किसी को शक नहीं था। बेशक वे इस बात से और भी आश्वस्त हो गए थे कि अगर वंश का इरादा उन्हें मारने का भी होता तो शायद वह उन्हें मार नहीं पाता, क्योंकि वे बहुत सारे हैं। हालांकि चींटियां छोटी होती हैं, लेकिन बड़ी तादाद में चींटियां एक हाथी को मार सकती हैं। सब लोग मेरी बात सुनो, मिलकर हमला करो। मैं देखना चाहता हूं कि वह कब तक टिक पाता है। गुंडों के सरदार ने ऊपर सीढ़ियों पर खड़े वंश की ओर अपनी तलवार तान दी। मार डालो। ये गुंडे दहाड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी अचानक पास से ही कई तेज आवाजें सुनाई दी। नाग सोसाइटी के इन गुंडों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि थोड़ी ही दूर से लोगों का एक बड़ा काला हुजूम उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। ऐसा लगता है कि वहां कम से कम 300 लोग हैं। यहां कौन है? क्या यही हमारी मदद के लिए आए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब गुंडे आपस में बात कर रहे थे, तभी काले रंग के लोगों का एक बड़ा ग्रुप वहां पहुंचा। इस पल नाग सोसाइटी में हर कोई कांप उठा। जो लोग आए थे वे नाग सोसाइटी से नहीं, बल्कि इन आयरन ब्लड अलायंसेस से थे। वंश भाई, हम यहां हैं। ग्रुप का नेतृत्व कर रहे कुणाल ने वंश की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, वंश भाई। जब आयरन ब्लड अलायंस के अन्य मेंबर्स ने वंश को देखा तो वे इतने एक्साइटेड हो गए मानो उनमें नई जान आ गई हो, और उन्होंने अपनी बाहें उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, कुणाल, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। वंश मुस्कुराया। उसे काफी राहत महसूस हो रही थी। वंश भाई, रणनीतिकार ने भविष्यवाणी की थी कि आप मुसीबत में पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। हम लेट तो नहीं हुए ना? कुणाल ने इज्जत के साथ पूछा। नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, वंश ने जवाब दिया। फिर कहा, कुणाल, तुम लोग इन लोगों को संभाल लो। मैं पहले वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की चेयरमैन अन्विता और मिलिट्री एडवाइजर नीरा को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाता हूं। चिंता मत करो वंश भाई, इन कमीनों को हमारे भरोसे छोड़ दो। कुणाल ने सिर हिलाया। ठीक है, वंश ने सिर हिलाया। फिर दोनों हाथों में एक एक को उठाया और क्लब हाउस के गेट से बाहर निकल गया। वंश के जाते ही कुणाल ने नाग सोसाइटी के गुंडों पर अपनी तलवार तान दी और चिल्लाया, भाइयों, मेरे पीछे आओ और इन कमीनों का सफाया कर दो। मारो, मारो। आयरन ब्लड अलायंस के गुंडों ने कुछ बार चिल्लाया और फिर नाग सोसाइटी के गुंडों की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद एक भीषण गैंग वॉर छिड़ गया। हालांकि वंश को इस बात की परवाह नहीं थी। उसने दोनों महिलाओं को सड़क किनारे तक पहुंचाया और जल्दी से एक टैक्सी को रोका। गाड़ी रुकते ही वंश ने दोनों महिलाओं को गाड़ी में बिठा लिया। ड्राइवर, जल्दी से साउथ डिस्ट्रिक्ट के इंसेकेंड पीपुल्स हॉस्पिटल चलो। गाड़ी में बैठते ही वंश ने बोलना शुरू कर दिया, तुम क्या कर रहे हो?
जब टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि वंश और अन्य 2 लोग खून से लथपथ हैं तो वह कांपने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये तीनों लोग मुजरिम हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो हमें उन्हें बस से उतारना होगा। वंश ने भौहें चढ़ाकर अपने बटुए से नोटों का एक बंडल निकाला, उसे टैक्सी ड्राइवर की ओर फेंका और कहा, ड्राइवर, हमें साउथ डिस्ट्रिक्ट के सेकेंड पीपुल्स हॉस्पिटल ले चलो, ये पैसे तुम्हारे हैं। असली? नोटों का बंडल देखकर टैक्सी ड्राइवर ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, उसकी आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सच है। वंश मुस्कुराया और बोला, लेकिन आपको हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है। टैक्सी ड्राइवर ने पैसे लिए, ओके का इशारा किया और फिर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर सीधे साउथ डिस्ट्रिक्ट के सेकेंड पीपुल्स हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। वहां जाते समय वंश ने सेकेंड पीपुल्स हॉस्पिटल के डीन योंकार तिवारी को सीधे फोन किया। फोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर जल्दी ही किसी ने फोन उठा लिया। हेलो मिस्टर वंश, ओंकार तिवारी की आवाज आई। डीन ओंकार, मैं हूं, वंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या बात है मिस्टर वंश, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डीन ओंकार, मुझे अफसोस है कि मुझे इस बार फिर से आपको परेशान करना पड़ेगा। मेरे 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है, इसलिए प्लीज जल्द से जल्द अरेंजमेंट करें। हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। ओह, तो बात यह है। कोई बात नहीं, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी मिस्टर वंश। ठीक है, मैं तुरंत हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके इंतजाम कर देता हूं। ठीक है, धन्यवाद। इतना कहकर वंश ने फोन काट दिया। कार लगभग 30 मिनट तक चलती रही और फिर सेकेंड पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंची। गेट पर डॉक्टर और नर्स पहले से ही इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही वंश ने अपनी पत्थर की सुइयां निकाली और अन्विता और नीरा को गाड़ी से बाहर ले गया। डॉक्टरों और नर्सों ने झटपट 2 स्ट्रेचर आगे बढ़ा दिए। हेलो, आप वही मिस्टर वंश हैं जिनका जिक्र डीन ओंकार ने किया था? एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, वह मैं हूं, वंश ने जवाब दिया और फिर नर्सों की मदद से अन्विता और नीरा को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। मिस्टर वंश, डीन ओंकार हमसे पहले ही बात कर चुके हैं और हम वादा करते हैं कि दोनों घायल मरीजों का इलाज करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद। वंश मुस्कुराया और सिर हिलाया। जल्दी करो, घायलों को अंदर ले जाओ। अधेड़ उम्र के डॉक्टर के कहने पर डॉक्टरों और नर्सों ने तेजी से 2 स्ट्रेचर बेड हॉस्पिटल के अंदर धकेल दिए। मरीज की जानकारी को तुरंत दर्ज करने के बाद अन्विता और नीरा को इमरजेंसी रूम में भेज दिया गया। इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े वंश ने राहत की एक हल्की सांस ली। हालांकि कुछ ही देर बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला और एक महिला डॉक्टर जल्दी से बाहर आई। क्या हुआ डॉक्टर, क्या कोई प्रॉब्लम है? वंश झटपट वहां पहुंच गया। महिला डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया और कहा, मिस्टर वंश, मिस अन्विता और मिस नीरा दोनों का बहुत अधिक खून बह गया है और उन्हें तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो चलिए खून चाटते हैं, वंश ने जवाब दिया। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर वंश, लेकिन पिछले कुछ दिनों में घायल लोगों की भारी तादाद की वजह से हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा की कमी हो रही है। बताइए, आपको किस टाइप के ब्लड की जरूरत है? वंश ने महिला डॉक्टर की बात को सीधे बीच में ही रोक दिया। मिस अन्विता को टाइप आई ब्लड की जरूरत है और मिस नीरा को टाइप ओ ब्लड की जरूरत है, महिला डॉक्टर ने जवाब दिया। मेरा ब्लड ग्रुप आई है, इसलिए बाद में मेरा खून निकाल लेना, लेकिन मुझे किसी से कांटेक्ट करके यह पता लगाना होगा कि किसका ब्लड ग्रुप ओ है, वंश ने कहा। ठीक है मिस्टर वंश, प्लीज उनसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, महिला डॉक्टर ने सिर हिलाया। वंश ने अपना फोन निकाला और तुरंत हेडक्वार्टर में अक्षतें को फोन किया। कॉल का जवाब तुरंत दिया गया। वंश भाई, आपके फोन का क्या मामला है? अक्षत की आवाज आई। अक्षत, मैं इस समय साउथ डिस्ट्रिक्ट के सेकेंड पीपुल्स हॉस्पिटल में हूं। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की चेयरमैन अन्विता और मिलिट्री एडवाइजर नीरा इमरजेंसी रूम में सर्जरी करवा रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में कमी हो रही है। नीरा का बहुत खून की बह गया है और उन्हें टाइप ओ ब्लड की जरूरत है, ओबन की कमी हो रही है। क्लब में पता करो कि क्या किसी के पास टाइप ओ ब्लड है और उन्हें तुरंत आने के लिए कहो, वंश ने जल्दी से कहा। वंश भाई, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो तुम हो। वंश बहुत खुश हुआ और बोला, तो जल्दी से इधर आओ। ठीक वंश भाई, मैं अभी आ रहा हूं, वंश ने हामी भरी और फिर फोन काट दिया। एमए पैराडाइज्ड सेकेंड पीपुल्स हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं है। लगभग 18 मिनट बाद
अक्षत आयरन ब्लड अलायंस के कई एलीट मेंबर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। वंश भाई, अक्षत और आयरन ब्लड अलायंस के कई एलीट मेंबर्स ने वंश का इज्जत के साथ अभिवादन किया। वंश ने सिर हिलाकर कहा, अक्षत चलो चले। जी। अक्षत ने सिर हिलाया और फिर वंश के साथ खून देने के लिए चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर 2 बैग ब्लड प्लाज्मा लेकर इमरजेंसी रूम में दाखिल हुए। वंश भाई, आज रात असल में क्या हुआ? नाग सोसाइटी और वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के बीच लड़ाई क्यों शुरू हुई? अक्षत ने उलझन में पूछा। वंश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि यशवंत अब चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह हमारे आयरन ब्लड अलायंस को बहुत तेजी से डेवलप होते देख रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यशवंत आजकल इतना शांत है। वह चुपके से वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। अक्षत ने बात समझकर सिर हिलाया और फिर पूछा, तो फिर चेयरमैन अन्विता और मिलिट्री एडवाइजर नीरा घायल क्यों हुई? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यशवंत ने शायद शुरू में वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी को उनके साथ अलायंस बनाने के लिए राजी करना चाहा होगा। हालांकि बातचीत फेल हो गई। इसलिए यशवंत ने बेरहमी से अन्विता और नीरा की हत्या करने की कोशिश की और वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी पर खतरनाक हमला किया, जिसका मकसद उसे एक ही झटके में निगल जाना था। वंश ने कहा, ऐसा लगता है कि लगभग पक्का यही मामला है। अक्षत ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि यशवंत ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। शुक्र है तुमने तुरंत एक्शन लिया वंश भाई, वरना अगर यशवंत सफल हो जाता तो उसे खत्म करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। वंश ने सिर हिलाते हुए कहा, सही मायने में इसका क्रेडिट अर्पण खत्री को जाना चाहिए। अगर टाइगर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यशवंत ने इतनी जल्दी चालें चलनी शुरू कर दी थीं। हाँ, यशवंत एक चालाक और धूर्त आदमी है, वह ऐसा करने में माहिर है। अक्षत ने सिर हिलाया। इसके अलावा मुझे आज रात यह भी पता चला कि यह यशवंत उन पाकिस्तानियों के साथ मिला हुआ है। वंश ने कहा, पाकिस्तानी? यह सुनकर अक्षत ने पूछा, यह आदमी पाकिस्तानियों के साथ हाथ क्यों मिलाएगा? यह आदमी पक्के तौर पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक करने के लिए पाकिस्तानियों की पावर का इस्तेमाल करना चाहता है। वंश ने ठंडे लहजे में कहा, धिक्कार है। इस आदमी की अपने मतलब के लिए कोई सीमा ही नहीं है। इस तरह के इंसान को, जिसकी कोई नैतिकता नहीं है, जितनी जल्दी हो उसके हटा देना बेहतर है। हाँ, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। अक्षत ने सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ाकर कहा, वैसे वंश भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? वंश ने पूछा। वंश भाई, जब आप मुंबई से दूर थे तब गैंग में बहुत कुछ हुआ है। हमारे गैंग में एक के बाद एक गद्दार सामने आए हैं। कई हॉल मास्टर और सीनियर लीडर्स की हत्या कर दी गई है और अंजू किंगजीव टोएन भी मारा गया है। अक्षत ने धीरे धीरे कहा, क्या? वंश के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने कहा, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अक्षत ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, वंश भाई, हमने सुना था कि आपको बाहर कुछ काम था, इसलिए हमने सोचा कि आपके वापस आने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। आखिर वह गद्दार कौन है? वंश ने गहरी आवाज में पूछा। वंश भाई, इस समय मेन सस्पेक्ट आयुष है, अक्षत ने जवाब दिया। आयुष? वंश के चेहरे के भाव फिर से बदल गए और फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नामुमकिन। मैं जानता हूं कि वह आयुष किस तरह का इंसान है। भले ही वह पूरी तरह से लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो, फिर भी वह कभी भी आयरन ब्लड अलायंस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सच कहूं तो मुझे भी नहीं लगता कि आयुष गद्दार है, लेकिन अब सभी गवाह और सबूत आयुष की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए वही मेन सस्पेक्ट है। अक्षत ने आह भरते हुए कहा। वह आयुष अब कहां है? वंश ने पूछा। वह आयुष इस समय लॉ एनफोर्समेंट हॉल में बंद है, अक्षत ने जवाब दिया। वंश ने सिर हिलाकर कहा, मैं कल उस आयुष से मिलने जाऊंगा और देखूंगा कि क्या चल रहा है। ठीक है। उसी समय पर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक सड़क पर M5 काली होंडा सेडान गाड़ियां तेजी से आगे निकल गईं, जबकि एक काली लैंड रोवर उनका पीछा करने के लिए बेताब थी। धिक्कार है, यह आदमी तो सच में भागना जानता है। एक बार जब हम उन्हें पकड़ लेंगे तो मैं उसकी जमकर धुलाई करूंगा। लैंड रोवर में बैठे हुए कुंदन ने भारी आवाज में बात की। कुंदन, हमें बाद में सावधान रहना होगा। आगे वाली गाड़ी में 2 बहुत पावरफुल पाकिस्तानी तलवारबाज हैं, गाड़ी चला रहे अजय चौधरी ने कहा। चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, मैं उन्हें मुक्के मारकर जान से मार सकता हूं। कुंदन ने अपनी विशाल मुट्ठी लहराई, उसकी आंखों में भयंकर जानवरों जैसी चमक थी। इस समय सामने वाली काली होंडा कार में
जब यशवंत ने लैंड रोवर को पागल कुत्ते की तरह उसका पीछा करते देखा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। आखिरकार कुंदन और बाकी 2 लोग उसके लिए ही तो वहां मौजूद थे। इसके अलावा उसने कुंदन और उसके 2 साथियों की ख्याति के बारे में पहले ही सुन रखा था, इसलिए उसके लिए चिंतित न होना नामुमकिन था। इमरान अली ने अपने पीछे खड़ी लैंड रोवर पर एक नज़र डाली और लापरवाही से कहा, मिस्टर यशवंत, पीछे बैठे वे तीनों इंडियन लोग सच में बहुत परेशान कर रहे हैं। चलिए बाद में उन्हें मारने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। हे इमरान भाई, मैं भी यही सोचता हूँ। एंडो अहमदन ने सिर हिलाया और कहा, पहले इन तीनों इंडियन लोगों का तमाम कर लेते हैं, फिर हम जाकर वंश नाम के उस इंडियन लड़के को मार डालेंगे ताकि छोटे भाई रऊफ और छोटे भाई बिलाल का बदला ले सकें। इमरान भाई, डॉक्टर साहब, क्या आपको भरोसा है कि आप हमारे पीछे खड़े उन तीनों लोगों को हरा सकते हैं? वे तीनों आयरन ब्लड अलायंस के सबसे खूंखार फाइटर्स हैं, वे बहुत पावरफुल हैं। यशवंत ने चिंता से कहा। डॉ अहमद ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर यशवंत, हमारा नॉर्दर्न ब्लेड स्कूल पाकिस्तान का सबसे मजबूत तलवारबाजी स्कूल है। इसके अलावा मेरे बड़े भाई इमरान और मैंने इस स्टाइल की बेस तलवारबाजी में मास्टरी हासिल कर ली है, इसलिए उन तीनों इंडियन लोगों को हराना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं तो मैं इसे आप पर छोड़ देता हूँ। यशवंत मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर ड्राइवर से कहा, आगे जाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी कर दो। हाँ बॉस। ड्राइवर ने सिर हिलाया। इसके बाद यशवंत ने अन्य कारों के ड्राइवरों से कांटेक्ट किया। लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद 5 काली होंडा कारें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रुक गईं। रात के 11 बज चुके थे। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई काम नहीं कर रहा था। यह एक रिहायशी इलाके से दूर था और रात में कोई भी घूमने के लिए बाहर नहीं निकलता था। अजय चौधरी, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी है, चलो हम भी रोक देते हैं। जब कुंदन ने अपने सामने वाली कार को रुकते देखा तो वह तुरंत एक्साइटेड हो गया। अजय चौधरी ने सिर हिलाया और फिर कार रोक दी। फिर कुंदन और अन्य 2 लोगों ने कार के दरवाजे खोले, बाहर निकले और आगे बढ़ गए। इमरान अली, डॉक्टर अहमद और लगभग 1 दर्जन पाकिस्ताइटर्स कारों से बाहर निकले। हालांकि यशवंत वहां नहीं था, वह शायद कार में छिपा हुआ था। इंडियन जवानों, क्या तुम हमारा लगातार पीछा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मरना चाहते हो? हाथ में तलवार लिए इमरान अली ने घमंडी भाव से कुंदन और अन्य 2 लोगों को देखा। अपनी ब्लू लोटस स्वॉर्ड को पकड़े हुए अजय चौधरी ने इमरान अली की आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम ही मौत को दावत दे रहे हो। हे, तुम तीनों सोचते हो कि तुम हमें हरा सकते हो? डॉट अहमद ने मजाक उड़ाते हुए टूटी फूटी हिंदी में कहा, यह सरासर बकवास है। तुम्हारे मुंह से हिंदी सुनना ही हमारी जबान की तौहीन है, अजय चौधरी ने ठंडे स्वर में कहा और फिर इमरान अली की ओर दौड़ पड़ा। एक तरफ खड़े इमरान अली ने गुस्से से दहाड़ते हुए पीछे हटने के बजाय अजय चौधरी की ओर धावा बोल दिया। पलक झपकते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह देखकर कि अजय चौधरी ने एक्शन शुरू कर दिया है, कुंदन और अर्पित ने तुरंत डॉ अहमद और लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी फाइटर्स पर हमला कर दिया। तुरंत ही एक खूंखार लड़ाई छिड़ गई। कुंदन और उनके 2 साथियों ने काम को साफ बांट रखा था। अजय चौधरी ने इमरान अली के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुंदन ने डॉ अहमद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अर्पित ने लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी फाइटर्स के खिलाफ मोर्चा संभाला। वे तीनों दुश्मन देश के लगभग 1 दर्जन योद्धाओं के साथ भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। हालांकि कुंदन निहत्था था, फिर भी वह डॉ अहमद से बिल्कुल भी नहीं डरता था। डॉ अहमद एक तलवार चला रहा था और हर बार जब वह उसे घुमाता था तो कुंदन टाइम पर चकमा देने में कामयाब होता था और फिर अपनी मुट्ठियों से जवाबी हमला करता था। देख, मैं तुझे की मुक्के से ढेर कर दूंगा। कुंदन तेजी से आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठी घुमाई और डॉ अहमद की छाती पर जोरदार वार किया। धमाका। मुक्के के प्रेशर को महसूस करते हुए डॉ अहमद ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय अपनी तलवार को ढाल बनाकर बचाव किया। अटकराना। कुंदन ने तलवार पर जोरदार मुक्का मारा जिससे इतनी जबरदस्त ताकत लगी कि डॉ अहमद लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। इसकी बॉक्सिंग स्किल्स बुरी नहीं है, लेकिन बस इतनी ही है, डॉ अहमद ने शांत भाव से कहा, फिर अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कुंदन की ओर झपटा। अवूश हवा बहुत तेज चल रही थी। पलक झपकते ही अहमद कुंदन के सामने आ पहुंचा। नॉर्दर्न ब्लेड स्टाइल स्टॉर्म, एक धीमी सी चीख के साथ
एक ठंडी चमक तिरछे ढंग से कुंदन की छाती की ओर बढ़ी। अवूश! अब बिजली की रफ्तार से एक ही वार किया गया। इससे होने वाली तबाही किसी तूफान जैसी थी। धूल और रेत उड़ गई। कुंदन की आंखों में हैरानी झलक थी। हालांकि उसका शरीर बहुत मजबूत था, फिर भी वो इस वार को सीधे झेलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने तुरंत अपना शरीर पीछे खींचा और पीछे हट गया। अधप धप धप। इसी तरह वह बाल बाल हमले से बच पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुंदन के कपड़े छाती के पास से फट चुके थे। हालांकि डॉक्टर अहमद यहीं नहीं रुका। कुंदन को पीछे हटते देख उसने ताने भरी मुस्कान के साथ अपने फायदे का इस्तेमाल करना जारी रखा। गड़गड़ाहट। डॉट अहमद ने कुंदन के शरीर पर लगातार वार किए, एक के बाद एक। अस्विश स्विश स्विश तेज धार वाला ब्लेड हवा को चीरता हुआ निकला, जिससे बिजली और गरज की तरह आवाज गूंज उठी। कुंदन लगातार वार से बचता रहा, लेकिन डॉ अहमद की तलवार की स्पीड बहुत तेज थी और उसने लगातार एंसेवेनी वार से खुद को बचा लिया। हालांकि जैसे ही यह वार होने वाला था, कुंदन अचानक से घबरा गया और उसकी बांह पर गहरा घाव हो गया। उफ! त्वचा फट जाने और खून बहने के कारण कुंदन दर्द से कराह उठा। हा, तुम इंडियन बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपने पहले प्रयास में सफल होते देख डॉ अहमद फिर से आगे बढ़ा, अपनी कलाई झटक दी और ठंडी रोशनी की एक चमक के साथ कुंदन की गर्दन पर वार किया। हॉरिजॉन्टल वार इतनी तेजी से हुआ कि कुंदन को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला और तलवार पहले ही उस पर आ गिरी थी। सावधान रहो कुंदन। 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी फाइटर्स से लड़ रहे अर्पित ने देखा कि कुंदन खतरे में है और उसने तुरंत डॉ अहमद पर एक उड़ता हुआ चाकू सून फेंक दिया। अवूश! जैसे ही डॉ अहमद अपने हमले में सफल होने ही वाला था, उसे अचानक ठंडक का एहसास हुआ और वह तेजी से एक कदम पीछे हट गया। हैसना! एक तेज धार वाला चाकू उड़ता हुआ आया और डॉ अहमद के चेहरे पर जा लगा, जिससे उसके गाल से खून बहने लगा। कमीने! डॉ अहमद का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी डरावनी तिकोनी आंखें अर्पित को घूर रही थीं। तुम नीच इंडियन बच्चे, मेरी जान लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डॉ अहमद दहाड़ा और अर्पित पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसने देखा कि कुंदन, जो एक छोटे टॉवर जितना लंबा था, उसका रास्ता रोक रहा था। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। कुंदन ने अपने शरीर के दर्द को इग्नोर करते हुए दहाड़ लगाई और एक टाइगर की स्पीड के साथ डॉ अहमद पर और भी खूंखार हमला कर दिया। इस आदमी ने ही मुझे अभी चोट पहुंचाई है। मुझे इसे बुरी तरह से कुचलना होगा। कोई और रास्ता न होने के कारण डॉ अहमद को कुंदन से फिर से लड़ना पड़ा। दूसरी ओर एडिंग डिंग डिंग। अजय चौधरी के हाथ में मौजूद ब्लू लोटस स्वॉर्ड और इमरान अली के हाथ में मौजूद तलवार हवा में बार बार टकराईं, जिससे लाल चिंगारियां निकलीं। शुरुआत से ही दोनों के बीच दर्जनों बार एक दूसरे पर वार हो चुके थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ पाया था। हालांकि अजय चौधरी को जल्द ही यह एहसास हो गया कि इमरान अली कोई साधारण आदमी नहीं था। इमरान की अटैक स्पीड बहुत तेज थी और उसकी तलवार का हर वार पावरफुल और भारी होता था, जिसमें भयानक ताकत झलकती थी। अजय चौधरी को और भी ज्यादा चिंता इस बात से हुई कि उसने पाया कि इमरान अली अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। नॉर्दर्न ब्लेड स्टाइल, फ्रॉस्ट बाइट दोनों के अलग होते ही इमरान अली ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ी और तेज छोटे कदमों से उनका पीछा किया। जैसे ही वह अजय चौधरी के पास पहुंचा, उसने अचानक अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। पल भर में ही उसने अपनी सारी ताकत अपने हाथों में समेट ली। काटो! उसने दोनों हाथों से अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया और सीधे अजय चौधरी के सिर पर वार किया। अवूश! ठंडी रोशनी की एक चमक, इसकी भव्य और शक्तिशाली आभा बेमिसाल थी। यह वार पिछले दर्जनों वारों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था मानो उसे एक कट से हवा ही 2 टुकड़ों में बंट गई हो। अवाह! कितनी तेज है! अजय चौधरी के चेहरे के भाव बदल गए और वह एक कदम बगल में हट गया। एक जोरदार धमाके के साथ 2 या 3 मीटर लंबी खाई जमीन में चीर दी गई। शुक्र है कि अभी काफी रात हो चुकी थी, वरना लोग डर के मारे मर ही जाते। अब क्या यही नॉर्दर्न ब्लेड स्टाइल की असली ताकत है? अजय चौधरी चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि इमरान अली शायद सच में सीरियस हो गया था। अतः मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा। जरूर, यह रहा एकदम साफ टेक्स्ट, बिना किसी इंग्लिश शब्द या ब्रैकेट के, और सारे नंबर देवनागरी हिंदी में। नीला कमल तलवार गीत। 10 कदमों में एक आदमी को मार डालो, 1000 मील तक कोई सुराग मत छोड़ो। अजय चौधरी ने एक धीमी सी चीख मारी और आगे बढ़ा।
उसकी नीली कमल तलवार ने एक अर्धचंद्राकार चाप बनाते हुए उसे इमरान अली की ओर बढ़ाया। तलवारें चमक उठीं और मुड़ गईं। बिजली की तेज चमक की एक घनी बौछार में आपस में उलझ गईं। तलवारों की घूमती हुई परछाइयों के बीच इमरान अली ने फुर्ती से अपने शरीर को बाएं और दाएं घुमाया। तलवार की ऊर्जा के वार से पत्थर और सीमेंट पल भर में चकनाचूर हो गए। इंडिया के नौजवान, यह किस तरह की तलवारबाजी है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह काफी दिलचस्प है। इमरान अली ने अजय की तलवारबाजी की खासियत पर भी ध्यान दिया। यह हमारी अनोखी इंडियन तलवारबाजी है। नीला कमल तलवार गीत। अपना हमला बेअसर देखकर अजय ने तुरंत अपनी तलवारबाजी की तकनीक बदल दी। उसने सैकड़ों प्याले बढ़िया शराब पी ली, फिर नशे में धुत होकर अपनी लंबी तलवार लहराई और उसे आसमान की ओर इशारा किया। एक जोरदार चीख सुनाई दी, भनभनाहट। तलवारों के टकराने की आवाज गूंज उठी। अजय की तलवार की गति और भी तेज और खूंखार हो गई, और तलवार की हवा इतनी पावरफुल थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई बवंडर इमरान अली की ओर बढ़ने वाला हो। एक ठंडी चमक कौंधी, और तलवारों की परछाइयों की एक परत ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। डिंग डिंग डिंग। तेज टक्कर की आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी, लेकिन इमरान अली ने शांत भाव से अपनी तलवार चलाई। धकेलना, चीरना, झटका देना, लटकाना, बादल बनाना, इशारा करना, ढह जाना। उसने बड़ी कुशलता से अजय के तलवार के सभी वारों को नाकाम कर दिया। जैसे ही तलवार का वार बेअसर हुआ, इमरान अली की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसका मर्डर करने का इरादा बढ़ गया और उसकी खूनी आभा उमड़ पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अजय चौधरी की शक्ति एक्वायर्ड लेवल के आखिरी के पीक पर थी, जबकि इमरान अली की शक्ति इनेट लेवल के मिड स्टेज पर थी। दोनों की ताकत में बहुत अंतर था, और भले ही अजय की तलवारबाजी बेहतरीन थी, इमरान अली को उससे जरा भी डर नहीं था। इंडिया के नौजवान, मैं मानता हूं कि तुम्हारी तलवारबाजी बुरी नहीं है। बदकिस्मती से हमारी स्किल्स में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए आज रात तुम्हारी मौत पक्की है। इमरान अली ने घमंड से मुस्कुराते हुए अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और एक चील की तरह अपने पंख फैलाते हुए हवा में उड़ गया। उसके शरीर ने रोशनी को रोक दिया, जिससे एक ऐसी परछाई बनी जो खौफनाक और डरावनी दोनों थी। नॉर्दर्न ब्लेड स्टाइल, डॉन। एक जोरदार चीख के साथ जैसे ही इमरान अली अपनी तलवार लहराते हुए नीचे उतरा, उसने अजय पर वार किया। एक झटके में हवा जोर से गरज उठी। पाकिस्तानी फाइटर की तलवार हवा में तेजी से गुजरी, जिससे तेज घर्षण के कारण एक जोरदार आवाज पैदा हुई। ब्लेड इतना गर्म था कि ऐसा लग रहा था मानो उसमें अभी आग लग जाएगी। जिस गति से ब्लेड को खींचा गया, हवा के साथ घर्षण से पैदा होने वाला पावरफुल हवा का बहाव और पूरे शरीर को घेरने वाला और किसी के दिल की धड़कन को तेज करने के लिए काफी था। बहुत मजबूत। अजय को गहरा सदमा लगा। इस समय इससे बचना अब मुमकिन नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तेजी से अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनल किया। उसे अपनी बाहों और नीली कमल तलवार में प्रवाहित किया और उसे रोकने के लिए ऊपर उठाया। क्लैंग। एक जोरदार और तीखी टक्कर की आवाज सुनाई दी। इमरान अली अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी तलवार ने नीली कमल तलवार पर जोरदार प्रहार किया। अजय ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल उसने इमरान अली के शरीर से एक भयानक प्रेशर निकलते हुए महसूस किया। वह प्रेशर का सामना नहीं कर सका। एक जोरदार आवाज के साथ इमरान अली की तलवार ने नीली कमल तलवार को दूर फेंक दिया। नीली कमल तलवार को रोकने के बाद इमरान अली ने अपनी तलवार को बिना किसी कमी के शक्ति और गति के साथ चलाना जारी रखा और सीधे अजय के सिर पर निशाना साधा। अजय को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इमरान अली की ताकत इतनी जबरदस्त होगी, जिसकी वजह से वह उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाया। इमरान अली की मौजूदा जबरदस्त आक्रामकता को देखते हुए, अगर अजय के सिर पर उसका वार हो जाए तो वह निश्चित रूप से 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। हा, मर जा तू कमजोर इंडियन बच्चे। इमरान अली के होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि अजय को वह मार डालेगा, लेकिन इस नाजुक समय में एक विशालकाय शरीर, जो एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था और भारी दबाव लिए हुए था, इमरान अली की ओर तेजी से बढ़ा। इस भारी दबाव को महसूस करते हुए इमरान अली ने अनजाने में अपना सिर घुमाया, लेकिन शरीर पहले ही उससे बुरी तरह टकरा चुका था। धड़ाम। एक भारी सी धमक। इमरान अली को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ट्रेन ने टक्कर मार दी हो और उसका शरीर एक तरफ उड़ गया हो। यह 5 या 6 मीटर तक हवा में उड़ा और फिर कंकड़ों के ढेर में बुरी तरह से जा गिरा। क्योंकि इमरान अली बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए भीषण टक्कर के कारण उसे खून की उल्टी हुई और अंदरूनी चोटें आईं। कुंदन। अजय ने ऊपर देखा और कुंदन को दौड़ते हुए आते देखा।
इस समय कुंदन के सीने, बाहों और कंधों पर गहरे घाव थे और उसके कपड़े खून से सने हुए थे, जिससे वह काफी डरावना दिख रहा था। कुंदन, क्या तुम ठीक हो? अजय ने पूछा। मैं ठीक हूं, बस कुछ मामूली चोटें आई हैं, कुंदन ने हाथ हिलाते हुए कहा। कुंदन, रोहन, क्या तुम दोनों ठीक हो? इसी समय अर्पित, जिसने दुश्मन देश के 5 या 6 योद्धाओं को मार गिराया था, भी दौड़कर वहां पहुंच गया। वह भी घायल हो गया था और उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। हम ठीक हैं, तुम कैसे हो? अजय ने पूछा। मैं ठीक हूं, बस मामूली चोट लगी है, अर्पित ने जवाब दिया। इसी पल दुश्मन देश के बचे हुए 6 योद्धा दौड़कर आए और कुंदन, अजय और अर्पित को घेर लिया। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक तलवार थी और वे तीनों को धमकी भरे अंदाज में घूर रहे थे। धिक्कार है, ये पाकिस्तानी फाइटर्स बहुत ही ज्यादा परेशानी पैदा करने वाले हैं। अर्पित ने अपने हाथ में खंजर को कसकर पकड़ रखा था और दुश्मनों की हरकतों पर कड़ी नजर रख रहा था। लेकिन उसी पल इमरान अली और डॉक अहमद ने हैरानीजनक रूप से कुंदन और उसके 2 साथियों को मारने का अपना विचार छोड़ दिया और इसके बजाय एक काली होंडा कार की ओर तेजी से बढ़ गए। धिक्कार है, वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अजय ने गुस्से से दहाड़ लगाई, अपनी तलवार उठाई और पीछा करने ही वाला था। हालांकि जैसे ही वह हिला, दुश्मन देश के 6 योद्धाओं ने उन तीनों पर हमला कर दिया। अजय और उसके 2 साथी दुश्मन के 6 फाइटर्स के चंगुल में फंस गए और किसी भी तरह से खुद को छुड़ा नहीं पाए। इस मौके का फायदा उठाते हुए इमरान अली और अहमद कार में बैठकर कंस्ट्रक्शन साइट से निकल गए। अजय और उसके 2 साथियों द्वारा 6 दुश्मन फाइटर्स को मार गिराने के बाद इमरान अली, अहमद और यशवंत पहले ही गायब हो चुके थे। धिक्कार है, वे भाग निकले। कुंदन को ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से उसके फेफड़े फट जाएंगे। अजय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वे दोनों लोग यशवंत के सुरक्षित निकलने को पक्का करने के लिए अपने सभी साथियों की बलि देने को तैयार थे। वे सचमुच बेरहम हैं। अजय भाई, हमने वंश भाई द्वारा दिया काम पूरा नहीं किया है, अब हमें क्या करना चाहिए? अर्पित ने पूछा। अजय ने आह भरते हुए कहा, अब जब बात यहां तक आ गई है तो हमारे पास वापस जाकर वंश भाई से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे ही वह बोल रहा था, अजय ने वंश को फोन किया। पता मिलने के बाद अजय और अन्य 2 लोग कंस्ट्रक्शन साइट से गाड़ी चलाकर चले गए। लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद वे सेकंड पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंचे। अजय और अन्य 2 लोग कार से उतरे और हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर उन्होंने ऑपरेशन रूम के बाहर कॉरिडोर में वंश और अक्षत को देखा। वंश भाई, अक्षत भाई, अजय और बाकी दोनों ने आवाज लगाई और फिर चलकर वहां पहुंच गए। रोहन, कुंदन, अर्पित, क्या तुमने अभी तक यशवंत को पकड़ लिया है? वंश ने पूछा। नहीं, वह भाग निकला। अजय ने अपना सिर हिलाया, फिर सिर झुकाकर वंश को अपनी तलवार सौंपते हुए कहा। वंश भाई, हम अपने काम में फेल हो गए, प्लीज हमें सजा दें। कुंदन और अर्पित ने भी सिर झुकाकर वंश से माफी मांगी। वंश ने अजय और अन्य 2 लोगों की चोटों पर एक नजर डाली, अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैंने इमरान अली और अहमद से लड़ाई नहीं की, लेकिन मैं जानता हूं कि वे दोनों बहुत मजबूत होंगे। मैं तुम्हें यशवंत को न पकड़ने के लिए दोष नहीं देता। मुझे पता है कि तुमने पूरी कोशिश की। वंश भाई, यह सब हमारी कमजोरी की वजह से हुआ, वरना हम उन्हें भागने नहीं देते, अजय ने हताशा भरे भाव से कहा। रोहन, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी ताकत में कमी है, तो तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। वंश ने अजय के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। ठीक है, खुद को दोष देना बंद करो। पहले जाओ और अपने घावों पर पट्टी बांधो। यशवंत पकड़ा जाए या नहीं यह जरूरी नहीं है, जब तक तुम सभी सुरक्षित हो। बिल्कुल सही रोधन। अर्पित, जल्दी से अपनी चोटों से उबर जाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ और अगली बार हम यशवंत को हरा देंगे। अक्षत ने भी कहा। जी हाँ, धन्यवाद वंश भाई, धन्यवाद अक्षत भाई, अजय ने भावुक होकर जवाब दिया और फिर कुंदन और अर्पित के साथ डॉक्टर के पीछे जाकर अपने घावों पर पट्टी बंधवाई। अजय और बाकी दोनों ने अपने घावों पर पट्टी बंधवाने के बाद ऑपरेशन रूम के बाहर जाकर वंश और अक्षत के साथ इंतजार करने लगे। कई घंटों बाद ऑपरेशन रूम के दरवाजे की बत्ती बुझ गई। फिर ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और कई डॉक्टर और नर्स बाहर आए। डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त कैसे हैं? वंश तेजी से आगे बढ़ा और अक्षत और अन्य लोग उसके पीछे पीछे चले गए। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर वंश, सर्जरी बहुत सफल रही। मिस अन्विता और मिस नीरा दोनों खतरे से बाहर हैं। कुछ समय आराम करने के बाद चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी।
यह खबर सुनकर वंश ने आखिरकार राहत की सांस ली और कहा, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, मिस्टर वंश, आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जान बचाना ही डॉक्टरों के रूप में हमारा फर्ज है। इसके बाद अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने वंश से कुछ और मिनट तक बातचीत की, कुछ बातें समझाईं और फिर चले गए। वंश और उनका ग्रुप, जिसका नेतृत्व एक नर्स कर रही थी, तीसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी वार्ड में पहुंचा। वार्ड काफी बड़ा था और इसमें इतनी जगह थी कि 2 बिस्तर होने के बावजूद भी यह बिल्कुल भी भीड़-भाड़ वाला महसूस नहीं हो रहा था। हाल ही में सर्जरी कराने के बाद अन्विता और नीरा अभी भी कोमा में थीं। हालांकि उसके अंदर घुसते ही अक्षत की निगाहें नीरा पर टिक गईं। उसकी आंखों में चिंता और कोमलता का भाव झलक रहा था। अक्षत की शक्ल देखकर वंश मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और फिर दोनों महिलाओं की नब्ज देखने के लिए बिस्तर के पास चला गया। दोनों महिलाओं के ठीक होने की पुष्टि करने के बाद वंश, अक्षत और उसके ग्रुप को वार्ड से बाहर ले गया। वंश भाई, क्या चेयरमैन अन्विता और मिलिट्री एडवाइजर नीरा अब ठीक हैं? अक्षत ने पूछा। अब दोनों की हालत काफी बेहतर है। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, उन्हें ठीक होने के लिए बस कुछ समय चाहिए, वंश ने कहा। यह अच्छा है, यह अच्छा है। वंश की बातें सुनकर अक्षत ने आखिरकार राहत की सांस ली। क्या हुआ अक्षत, तुम चेयरमैन अन्विता और नीरा को लेकर काफी परेशान लग रहे हो? वंश ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ओह नहीं नहीं, सही मायने में कहें तो तुम्हें नीरा के बारे में परेशान होना चाहिए ना। वो अक्षत थोड़ा शर्मा गया, जो उसके लिए एक बहुत कम होने वाली बात थी, और सूखी हंसी के साथ बोला, वंश भाई, मैं वास्तव में नीरा के बारे में बहुत चिंतित हूं। आखिरकार वह और मैं दोस्त हैं। क्या यह सिर्फ दोस्त बनने जितना ही सिंपल है? वंश ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे पसंद करते हो? नहीं नहीं, शायद अपने विचारों के पकड़े जाने के कारण। अक्षत का चेहरा और भी लाल हो गया। वंश मुस्कुराया और अक्षत के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, अक्षत, इनकार मत करो। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो पहल करके अपने प्यार का इजहार कर दो। वैसे भी नीरा के शरीर में अब तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है। वंश की बातों से अक्षत और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बिल्कुल सही अक्षत भाई, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि मिस नीरा तुम्हारे दिल की बात जरूर समझ जाएंगी। अजय ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वह शुरू से ही सब कुछ जानता हो। वंश ने अजय की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा, रोहन, तुम अभी तक सिंगल हो और दूसरों के रिश्तों की चिंता करने लगे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले खुद के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए। अजय ने हंसते हुए कहा, वंश भाई, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। गर्लफ्रेंड ढूंढने के बारे में बाद में बात करेंगे। वंश और उसके दोस्त जब बातें कर रहे थे, तभी वंश के मोबाइल फोन पर एक कॉल आया। वंश ने अपना फोन निकाला और देखा कि लेईहू का फोन आ रहा है, इसलिए उसने कॉल का जवाब दिया। लेईहू, तुम्हारे यहां सब कैसा चल रहा है? वंश ने पूछा। वंश भाई, आप कहाँ हैं? आइए आमने सामने बात करते हैं, लेईहू ने कहा। ठीक है, हम साउथ डिस्ट्रिक्ट के सेकंड पीपुल्स हॉस्पिटल में हैं। इधर आइए। वंश ने कुछ कहा और फिर फोन काट दिया। लेईहू और उनका ग्रुप रात करीब 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। मौजूद लोगों में आयरन ब्लड अलायंस के मेंबर्स और वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के मेंबर्स शामिल थे। सभी लोग खून से लथपथ थे, जो आज रात की लड़ाई की भयानकता का सबूत था। वंश भाई, अक्षत भाई, लेईहू और अन्य लोगों ने जल्दी से वंश और अक्षत का अभिवादन किया। मिस्टर वंश, नमस्कार। आज आयरन ब्लड अलायंस की मदद से हम नाग सोसाइटी के उन बदमाशों को खदेड़ने में कामयाब रहे। इसी पल छोटे बैंगनी रंग के हाइलाइटेड बालों वाली, काले हीरे की बाली पहने, काले रंग की टाइट ड्रेस में, फिट बॉडी और अट्रैक्टिव लुक वाली एक महिला चलकर आई। अरे आप कौन हैं? वंश ने उस महिला पर नजर डाली और उसे यकीन था कि वह उसे पहचानता नहीं है। महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मिस्टर वंश, मेरा नाम जैस्मिन है और मैं वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूं। ओह, हे, नमस्कार मिस जैस्मिन। वंश ने हाथ बढ़ाकर जैस्मिन से हाथ मिलाया। जैस्मिन का नाम सुनते ही वंश को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उन्हें पहले वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के बारे में पता था और वे जूही को जानते थे, एक ऐसी महिला जो किसी भी मर्द से अधिक दबंग है। जैस्मिन को देखकर वंश को अंडरवर्ल्ड की किसी लेडी डॉन की याद आ गई, और सच कहें तो दोनों महिलाएं सचमुच एक जैसी दिखती थीं। मिस्टर वंश, आज रात हम आपके एहसानमंद हैं
क्योंकि आपने हमारे लीडर और रणनीतिकार की जान बचाई। आप वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी में हम सभी के लिए एक मसीहा हैं। प्लीज हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जब जैस्मिन बोल रही थी तो उसने पहल की और जमीन पर एक घुटने के बल बैठ गई। उसके पीछे खड़े वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के सभी मेंबर्स भी एक घुटने पर बैठ गए। मिस जैस्मिन, सब लोग प्लीज उठ जाइए। मैं आपकी प्रेसिडेंट का दोस्त हूं, इसलिए मेरा यही फर्ज है कि मैं उन्हें बचाऊं। वंश मुस्कुराया और जैस्मिन को उठने में मदद की। जैसे ही जैस्मिन खड़ी हुई, उसके पीछे खड़े उसके साथी भी खड़े हो गए। मिस्टर वंश, हमारी चेयरमैन और रणनीतिकार अब कैसी हैं? क्या वे गंभीर रूप से घायल हैं? क्या वे ठीक हैं? जैस्मिन ने चिंतित भाव से पूछा। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के अन्य मेंबर्स भी टेंशन भरे चेहरों के साथ वंश को देख रहे थे। आखिरकार अन्विता वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है और सोसाइटी में सभी के विश्वास का केंद्र है। मिस जैस्मिन, चिंता मत कीजिए। हालांकि चेयरमैन अन्विता और नीरा गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, लेकिन उनकी सर्जरी हो चुकी है। इसके अलावा सर्जरी बहुत सफल रही और वे कुछ समय आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगी। वंश ने कहा। सचमुच, यह तो बहुत बढ़िया है। जैस्मिन का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने कहा, मिस्टर वंश, हमारी चेयरमैन और रणनीतिकार किस वार्ड में हैं? हम उनसे मिलने जाना चाहेंगे। यह कमरा नंबर 302 में है। आप वहां जा सकते हैं, वंश ने जवाब दिया। जैस्मिन और अन्य लोगों ने उन्हें कुछ और बार धन्यवाद दिया और फिर वार्ड की ओर दौड़ पड़े। जैस्मिन और बाकी लोगों के जाने के बाद वंश ने लेईहू को एक सिगरेट फेंकते हुए पूछा, छोटे लेई, आज रात कैसी रही? क्या तुमने नाग सोसाइटी के उन लोगों का काम तमाम कर दिया? लेईहू ने सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और कहा, वंश भाई, मुझे लग रहा है कि आज रात कुछ गड़बड़ है। क्या कुछ अजीब है? वंश ने पूछा। आज रात नाग सोसाइटी के उन लोगों को लगता है कि हम वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की मदद करने जा रहे हैं। जब तक हमारे लोग वहां पहुंचे, तब तक नाग सोसाइटी के ज्यादातर मेंबर्स पहले ही भाग चुके थे। जिन लोगों को भागने का टाइम नहीं मिला, उनमें से केवल कुछ ही लोगों को हमने मार गिराया। लेईहू ने भौहें चढ़ते हुए कहा। वंश ने धुएं का छल्ला उड़ाया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने कहा, लगता है अक्षत सही था। हमारे आयरन ब्लड अलायंस में वाकई एक गद्दार है। इसके अलावा इस बात के भी पूरे चांस हैं कि वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी को सपोर्ट देने के हमारे मिशन की खबर किसी गद्दार ने लीक की हो। क्या? लेईहू एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर उसने पूछा, वंश भाई, क्या रणनीतिकार ने आपको सब कुछ बता दिया? ऐसा ही कहा। वंश ने सिर हिलाया। तो वंश भाई, क्या आपको लगता है कि वह आयुष गद्दार है? लेईहू ने पूछा। वंश ने अपना सिर हिलाया और कहा, आयुष के नेचर के बारे में मेरी समझ के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वह गद्दार है। आपने जो अभी बताया, उससे यह बात और पक्की होती है। मैंने सुना है कि उस आयुष को लॉ एनफोर्समेंट हॉल में कैद कर लिया गया है, इसलिए उसे आज रात की घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इसलिए जानकारी लीक करने वाला शख्स ग्रुप का ही कोई और मेंबर होना चाहिए। वंश भाई, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। लेईहू ने सिर हिलाकर पूछा। तो फिर वंश भाई, आपके हिसाब से गद्दार कौन है? मुझे अभी तक गद्दार का पता नहीं है। हालांकि मैं कल उस आयुष से मिलने जाऊंगा और उससे बात करूंगा। मुझे लगता है कि उसे कुछ पता होगा, वंश ने जवाब दिया। लेईहू ने गुस्से में सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका, उसे पैरों से कुचलकर बुझाया और दहाड़ते हुए कहा, धिक्कार है। अगर मुझे कभी पता चला कि गद्दार कौन है तो मैं उसे एक ही वार में मार डालूंगा। वंश ने सिर हिलाकर कहा। लेईहू, अक्षत, आज रात सब थके हुए हैं, इसलिए वापस जाकर आराम करो। इसे वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के अपने लोगों पर छोड़ दो। ठीक है वंश भाई। लेईहू और बाकी लोगों ने सिर हिलाया और फिर सब साथ में हॉस्पिटल से चले गए।